डिस्ट्रॉय कर देता है। सो आप लोगों ने याद रखना है कि जो रेमेटॉइड आर्थराइटिस की लीजन होती है उसको हम क्या कहते हैं, पेनस। और पेनस क्या करता है, डायरेक्टली इन्वेड करता है कार्टिलेज और बोन को, और कार्टिलेज और बोन की क्या कराता है, डिस्ट्रक्शन और डिफॉर्मिटी कॉज कराता है। यहाँ तक बच्चों आप लोगों को बात समझ आई है। मैंने आप लोगों को ये सारा बताया कि बी सेल्स क्या कर रहे हैं, मैक्रोफेजेस क्या कर रहे हैं। साइनोवियम मैं आप लोगों को रिपीट कर देती हूँ कि जब साइनोवियल के फाइब्रोब्लास्ट एक्टिवेट होते हैं तो वो मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीनेजेस प्रोड्यूस करते हैं और एडम TS5 प्रोड्यूस करते हैं। इन दोनों का काम क्या है, कार्टिलेज और कनेक्टिव टिश्यू को डिस्ट्रॉय करना। फिर हमारे पास एक्टिवेटेड साइनोवियम प्रोड्यूस करती है प्रोस्टाग्लैंडिन और नाइट्रिक ऑक्साइड, जो कि वेजोडाइलेशन, स्वेलिंग और पेन के सिम्टम कॉज कराते हैं। फिर हमारे पास यहाँ पे पेनस की फॉर्मेशन होती है। पेनस की फॉर्मेशन कैसे होती है, जब साइनोवियम इन्फ्लेम होगा तो वो थिक हो जाएगा, वहाँ पे एब्नॉर्मल ग्रेनुलेशन टिश्यू बन जाएगा, इसको हम पेनस बोलेंगे। और पेनस डायरेक्टली कार्टिलेज और बोन को डिस्ट्रॉय करेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है बच्चों, बोन इरोजन। अच्छा आप लोगों को याद होगा कि हमारे पास टी सेल्स जो है ना वो एक्टिवेट हुए थे। याद है आप लोगों को, जब डेंड्राइटिक सेल्स ने एंटीजन प्रेजेंट किया था CD4 पॉजिटिव टी सेल्स को, तो टी सेल्स एक्टिवेट हुए थे। टी सेल्स ने आगे क्या किया था, बी सेल्स को एक्टिवेट किया था, मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट किया था और साइनोवियल फाइब्रोब्लास्ट को एक्टिवेट किया था। इसके अलावा बच्चों टी सेल्स ना एक खास किस्म का, आप कह लें साइटोकाइन, एक खास किस्म का केमिकल भी रिलीज करते हैं जिसको बोलते हैं रैंक एल। ठीक है, हमें ना इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। रैंक एल क्या है, बस आपने तो याद रखना है कि ये रैंक एल प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और उसको आगे क्या करता है आप लोगों को इतना पता होना चाहिए। सो एक्टिवेटेड टी सेल्स हमारे पास प्रोड्यूस करते हैं रैंक एल, और जो साइनोवियल सेल्स अभी एक्टिवेट हुए हैं, जितना सारा काम कर रहे हैं साइनोवियल सेल्स, वो प्रोड्यूस करते हैं MCSF। ठीक है, ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड नहीं है CSF, ये केमिकल्स हैं, ये साइटोकाइंस हैं खास तरह के। रैंक एल प्रोड्यूस करते हैं और MCSF प्रोड्यूस करता है, और ये दोनों हमारे पास एक्टिवेट करते हैं ऑस्टियोक्लास्ट को। ऑस्टियोक्लास्ट बच्चों हमारे पास वो सेल्स होते हैं जिनका काम होता है बोन की डिस्ट्रक्शन करना, बोन को डिस्ट्रॉय करना। ऑस्टियोब्लास्ट क्या होते हैं, बिल्डर सेल्स होते हैं। ऑस्टियोक्लास्ट क्या होते हैं, जो बोन को ख़त्म करते हैं, बोन की रीअब्जॉर्प्शन करा के बोन की इरोजन कराते हैं। सो एक्टिवेटेड टी सेल्स और साइनोवियल सेल्स ये दोनों प्रोड्यूस करेंगे खास तरह के केमिकल्स जो कि ऑस्टियोक्लास्ट को एक्टिवेट करके बोन की इरोजन कराएंगे। आप लोगों ने परेशान नहीं होना, मुझे पता है ये चीज़ थोड़ी सी लेंथी है, थोड़ी सी डिफिकल्ट है, इसीलिए पहले रिमेटोलॉजी शुरू कराई है मैंने आप लोगों को, लेकिन मैं आप लोगों को भी रिवाइज कराऊंगी, अभी याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है बच्चों एंजियोजेनेसिस। एंजियो का मतलब होता है ब्लड वेसल, जेनेसिस का मतलब होता है जनरेट होना। सो यहाँ पे ना न्यू ब्लड वेसल्स जनरेट होना शुरू हो जाती है, न्यू ब्लड वेसल्स की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। साइनोवियम हमारे पास हाईली वास्कुलर स्ट्रक्चर बन जाता है, वहाँ पे नई नई वेसल्स बनना स्टार्ट हो जाती हैं। और आपको पता है जितनी ज़्यादा वेसल्स होंगी उतने ज़्यादा हमारे पास क्या होंगे, इन्फ्लेमेटरी सेल्स होंगे। जितना ज़्यादा वेसल का डायमीटर होगा, जैसे पीछे मैंने आपको बताया वेजोडाइलेशन का मकसद क्या होता है, इन्फ्लेमेटरी सेल्स की ज़्यादा रिक्रूटमेंट। इसी तरह नंबर ऑफ वेसल्स ज़्यादा होंगे तो ज़ाहिर इन्फ्लेमेटरी सेल्स भी ज़्यादा होंगे। मोर वेसल्स लीड टू मोर inflammatory cells which leads to more inflammation। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को बात समझ आइए बच्चों। मैंने आपको पेनस फॉर्मेशन पढ़ाई है, आपको बोन इरोजन पढ़ाई है, आपको एंजियोजेनेसिस बताइए। समझ आ रहा है बच्चों आप लोगों को? यस मैम। ठीक है, यस। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारे पास जो जॉइंट है, अब जॉइंट के अराउंड तो बच्चों मसल्स भी है ना, मसल की वेस्टिंग और एनकाइलोसिस कैसे होती है। ठीक है, जब हमारे पास ये डिजीज़ चलती है ना लंबे अरसे तक, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि रेमेटॉइड आर्थराइटिस एक क्रोनिक डिजीज़ है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, क्रोनिक डिजीज़ है। ठीक है, क्रोनिक डिजीज़ में हमारे पास क्या होगा कि जॉइंट के अराउंड जो मसल्स होंगे ना उनकी एट्रोफी स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि उनका जो नंबर होगा और उनका साइज़ होगा वो डिमिनिश होना स्टार्ट हो जाएगा। वहाँ पे फाइब्रोसिस स्टार्ट हो जाएगी और बोनी एनकाइलोसिस। एनकाइलोसिस का मतलब होता है बच्चों दो बोन्स का आपस में फ्यूज़ हो जाना। ठीक है, क्रोनिक डिजीज़ में क्या होगा कि जॉइंट के अराउंड जो मसल्स होंगे उनकी एट्रोफी स्टार्ट हो जाएगी, फाइब्रोसिस स्टार्ट हो जाएगी और बोन्स आपस में फ्यूज़ होना स्टार्ट हो जाएंगी। और अल्टीमेटली इस सारी जॉइंट डिस्ट्रक्शन की वजह से जॉइंट डिफॉर्मिटी हो जाएगी। जो जॉइंट का नॉर्मल काम होगा, जो जॉइंट अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म कर रहा होगा, वो लॉस हो जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट रेमेटॉइड आर्थराइटिस। ठीक है, मैं भी आप लोगों को इसकी एक समरी प्रोवाइड करती हूँ, वो बहुत अच्छी सी समरी, उससे आप लोगों को बहुत अच्छी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, मैं फिर आप लोगों को बताती हूँ रेमेटॉइड नोड्यूल्स हमारे पास क्या होते हैं। बच्चों रेमेटॉइड नोड्यूल्स में हमारे पास एक एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन है। अभी तक आप लोगों ने जितने भी सिम्टम्स वगैरह पढ़ेंगे ना आप आगे भी, वो आपके जॉइंट से रिलेटेड होंगे, यानी कि स्वेलिंग हो रही है जॉइंट के अंदर टेंडरनेस हो रही है, जॉइंट के अंदर पेन हो रहा है। लेकिन जॉइंट्स को छोड़ के ओवरऑल बॉडी के ऊपर भी ना कुछ इफेक्ट आना शुरू हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं कि ये क्या है, एक्स्ट्रा आर्टिकुलर। आर्टिकुलर का वर्ड है मतलब है जॉइंट। सो जॉइंट के अलावा जो मैनिफेस्टेशंस आती है उनको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशंस। तो उसमें बच्चों हमारे पास है वो बहुत सारी लिखी हुई है डेविडसन के अंदर, हम इतनी सारी नहीं पढ़ेंगे। रिमेटॉइड नोड्यूल्स बेसिकली हमारे पास ना ऐसे फर्म नोड्यूल्स होते हैं, लंप्स होते हैं
जो कि एक्सटेंसर सरफेस के एक्सटेंसर टेंडेंस पे बन जाते हैं। ये देखें इस तरह के ये नोड्यूल्स होते हैं, ये नज़र आ रहे हैं आप लोगों को, ये इस तरह के नोड्यूल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ये कहीं पे भी बन सकते हैं लेकिन मोस्ट कॉमन कहाँ पर होते हैं, एक्सटेंसर्स पे होते हैं। इसके अलावा ग्रेनुलोमेटस ग्रेनुलोमा बन सकता है। आपको पता है ना ग्रेनुलोमा क्या होता है, जिसमें हमारे पास जब किसी ऑर्गेनिज्म को किसी एंटीजन वगैरह को एलिमिनेट ना कर सकता हो बॉडी, तो उसको वॉल ऑफ कर देता है। वहाँ पे आपके पास मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल, लिम्फोसाइट सब कुछ पैक हो जाता है और ऐसे एक आप समझ लें कि एक एब्सेस नुमा चीज़ बन जाती है। तो वो प्लूरा में बन सकता है, वो आपके लंग्स में बन सकते हैं, आपके पेरिकार्डियम में बन सकता है, आपके स्क्लेरा आपकी आइज़ में भी बन सकता है। ठीक है, अभी पहले हम क्या करते हैं, इसको हम रिवाइज करते हैं। जो हम लोगों ने इम्यूनोपैथोजेनेसिस पढ़ी है इसको रिवाइज करते हैं, फिर जल्दी जल्दी आगे चलते हैं, टाइम हमारे पास कम है। सबसे पहले आपने याद रखनी है जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, HLA DR बीटा 1 रीजन किन लोगों को होगा जिनके अंदर जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होगी। फिर आपने याद रखना है एनवायरमेंटल ट्रिगर, स्मोकिंग या फिर इन्फेक्शन। ठीक है, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी हुई, एनवायरमेंटल ट्रिगर भी आया। फर्स्ट इवेंट क्या होगा, सिट्रुलिनेशन ऑफ प्रोटीन्स। सिट्रुलिनेशन का क्या मतलब है, स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन। आर्जिनिन की जगह क्या आ चुका है, सिट्रुलिन आ चुका है, प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर बदल गया है। फिर क्या होगा कि जो डेंड्राइटिक सेल्स हैं, जो आपके एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं, APCs भी कहते हैं इनको, वो प्रेजेंट करेंगे एंटीजन को, CD4 पॉजिटिव टी सेल्स को। टी सेल्स हो जाएंगे एक्टिवेट। टी सेल्स जब एक्टिवेट होंगे तो क्या करेंगे, वो बी सेल्स को एक्टिवेट करेंगे, मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करेंगे और साइनोवियल फाइब्रोब्लास्ट्स को एक्टिवेट करेंगे। ठीक है, जब वो बी सेल्स को एक्टिवेट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ऑटो एंटीबॉडीज बनेंगी, रेमेटॉइड फैक्टर बनेगा और ACPA एंटी सिट्रुलिनेटेड प्रोटीन एंटीबॉडीज बनेगी। एंटीजन और एंटीबॉडी के कम्प्लेक्स बनेंगे और इसकी वजह से क्या हो जाएगा, वास्कुलाइटिस हो जाएगा। इसके अलावा टी सेल्स एक्टिवेट करते हैं मैक्रोफेजेस को। मैक्रोफेजेस को जब एक्टिवेट करेंगे तो उससे 3 इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज होंगे जिनको हम कहते हैं की इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा क्या करता है, अगेन साइनोवियल फाइब्रोब्लास्ट को ही एक्टिवेट करता है। जो टी सेल्स ने काम किया वही ये भी वही काम करेगा। ठीक है, TNF अल्फा और टी सेल दोनों एक ही काम करें, साइनोवियल फाइब्रोब्लास्ट एक्टिवेट करें। इंटरल्यूकिन 1 कार्टिलेज की डिस्ट्रक्शन कराता है। इंटरल्यूकिन 6 जो है ना वो लीवर से एक्यूट फेज प्रोटीन्स बनवाता है, ESR और CRP। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे साइनोवियल फाइब्रोब्लास्ट एक्टिवेट हो गए। TNF अल्फा ने भी इसको एक्टिवेट किया है और CD4 पॉजिटिव टी सेल्स ने भी इसी को एक्टिवेट किया। फिर ये हमारे पास आगे जो है ना वो साइटोकाइन रिलीज कराता है, मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीनेज और एडम TS5 जो कार्टिलेज की डिस्ट्रक्शन कॉज कराते हैं। इसके अलावा ये प्रोस्टाग्लैंडिन और नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज कराता है जो कि पेन और स्वेलिंग कराते हैं। फिर यहाँ पे हमने पेनस फॉर्मेशन पढ़ी थी जिससे जॉइंट डिफॉर्मिटी, एंजियोजेनेसिस, मसल वेस्टिंग, बोनी एनकाइलोसिस, फाइब्रोसिस सब कुछ हो रहा था। और यहाँ पे साइनोवियल फाइब्रोब्लास्ट हमारे पास MCSF रिलीज करते हैं और पीछे जो हमारे पास टी सेल्स थे वो रैंक L प्रोड्यूस कर रहे थे। सो रैंक L और MCSF ये दोनों बोनी इरोजन कॉज कराते हैं। सो इन तमाम के नतीजे में क्या होता है कि जॉइंट डिस्ट्रक्शन हो जाती है और जॉइंट का फंक्शन लूज हो जाता है। मुझे बताएं आप लोगों को यहाँ तक बात समझ आइए, सारी इम्यूनोपैथोजेनेसिस की समझ आइए, फिर मैं आप लोगों को इसके कुछ MCQs कराती हूँ। यस मैम। ठीक है, सो बच्चों आप लोगों ने याद रखना है कि हर सेल का जो मेजर काम है ना, ये आप लोगों ने जब रिवीजन करनी है ना तो आप लोगों ने बस इसकी समरी पढ़ लेनी है। लेक्चर आप लोगों ने ले लिया, समझ आ गई है, एंड पे जब आप लोग का ब्लॉक का टाइम होगा आप लोगों ने सिर्फ इसकी समरी पढ़नी है एंड यू आर गुड टू गो। ठीक है, अब बी सेल्स का अगर आपसे कोई फंक्शन पूछे तो वो क्या करते हैं, ऑटो एंटीबॉडीज बनाती हैं। कौन कौन सी ऑटो एंटीबॉडीज, ACPA और रेमेटॉइड फैक्टर। फिर आपसे पूछे कि जो इम्यून कॉम्प्लेक्स बनता है एंटीजन एंटीबॉडी का, उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से होता है वास्कुलाइटिस। ठीक है, इंटरल्यूकिन 6 क्या कराता है, एक्यूट फेज प्रोटीन्स बनवाता है लिवर से, ESR और CRP का लेवल, ESR और CRP जिसकी वजह से उनका लेवल क्या हो जाता है, रेज हो जाता है। फिर अगर कोई आपसे पूछे कि रैंक L और MCSF की वजह से क्या हो रहा है, रैंक L कहाँ से आ रहा है, CD4 पॉजिटिव टी सेल से आ रहा है और MCSF कहाँ से आ रहा है, साइनोवियल फाइब्रोब्लास्ट से आ रहा है। ये दोनों क्या करा रहे हैं, बोनी इरोजन करा रहे हैं। फिर मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीनेज और एडम TS5 क्या करा रहे हैं, ये कार्टिलेज की डिस्ट्रक्शन करा रहे हैं। बोन की डिस्ट्रक्शन कौन करा रहा है, कार्टिलेज का ब्रेकडाउन कौन करा रहा है, आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, फिर जो प्रोस्टाग्लैंडिन और नाइट्रिक ऑक्साइड होते हैं इनका काम क्या होता है, इन्होंने पेन और वेजोडाइलेशन करानी होती है। स्ट्रॉन्गेस्ट जेनेटिक एसोसिएशन क्या है, HLA DR बीटा 1। इन्वायरमेंटल ट्रिगर स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा है, स्मोकिंग। इनिशियल इवेंट हम लोगों ने कौन सा पढ़ा, सिट्रुलिनेशन, वो मैंने सर आपको बताया। इसकी कैरेक्टरिस्टिक लियन का क्या नाम है, पेनस फॉर्मेशन। तो यहाँ पे आप लोगों का फर्स्ट एलो हो गया कंप्लीट। मुझे बताएं समझ आइए आप लोगों को, तो नेक्स्ट एलो पे चलते हैं जल्दी से। यस ठीक है, अच्छा बच्चों नेक्स्ट एलो में वो आप लोगों से कहते हैं कि डायग्नोज रिमेटॉइड आर्थराइटिस बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक क्लिनिकल फीचर्स, यानी कि इसके क्लिनिकल फीचर्स की बेस पे ना आप लोगों ने इसको डायग्नोज करने के क्लिनिकली जब आपके पास पेशेंट प्रेजेंट करता है तो वो किस तरह प्रेजेंट करता है। अच्छा टिपिकल प्रेजेंटेशन आप लोगों को खुद ही थोड़ा सा आइडिया होगा कि जाहिर है उसके जॉइंट्स जो है ना उसमें पेन हो रहा होगा, वहाँ पे स्वेलिंग हो रही होगी और उसकी स्टिफनेस यानी कि अकड़े हुए होंगे, जो उसके जॉइंट्स होंगे उनके अंदर एक अकड़ाव होगा। ठीक है,
अब बच्चों ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें से जब आपका एमसीक्यू पूछा जाएगा आपसे पैटर्न पूछा जाएगा और आपसे जॉइंट्स अफेक्टेड पूछे जाएंगे, बल्कि आपको सिनेरियो में बताए जाएंगे, आप लोगों ने खुद गैस करना होगा कि ये डिजीज़ कौन सी है। ठीक है, अब इसमें पैटर्न क्या होते हैं बच्चों, सिमेट्रिकल पैटर्न होते हैं। ये याद करने वाली बात है कि जब रिमेटॉइड आर्थराइटिस होता है ना तो अच्छा ये अफेक्ट करता है कौन कौन से जॉइंट्स को, पहले ये सुन लें। आपके पास मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट को अफेक्ट करता है, रिस्ट जॉइंट को अफेक्ट करता है, प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट को और मेटाटार्सोफेलेंजियल जॉइंट को। मैं बताती हूँ होते कौन कौन से, आप लोगों को थोड़ी बहुत एनाटमी अगर याद हो ना तो बच्चों मेटाकार्पो, ये देखें, ये मैं इस पिक्चर से आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये वाला जो जॉइंट होता है ना आपके पास, जो बिग नक्कल्स होते हैं, यहाँ पे जो नक्कल्स बनते हैं ना, ये हमारे पास होते हैं मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट। ये आपके पास कार्पल्स होते हैं और यहाँ से आपके पास फेलेंजी स्टार्ट हो रहे होते हैं। ये हमारे पास क्या होते हैं, कार्पल्स होते हैं और ये क्या होते हैं, फेलेंजीज होते हैं। सो यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा, मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट। फिर ये आपके पास सारे क्या होते हैं, फेलेंजीज होते हैं। यहाँ बीच में आपके पास क्या होता है, प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट, और यहाँ पे क्या होता है, डिस्टल इंटरफेलेंजियल जॉइंट। ये फेलेंजीज के दरमियानी जॉइंट्स है ना, ये वाला प्रॉक्सिमल होता है, ये वाला डिस्टल होता है, और ये क्या होता है आपके पास, मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट, जो मेटाकार्पल्स और फेलेंजीज के दरमियान बनता है। अब आपके पास रिमेटॉइड आर्थराइटिस कौन कौन से जॉइंट्स को इन्वॉल्व करता है, मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट को और प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट को। ये डिस्टल को इन्वॉल्व नहीं करता। इसके अलावा ये रिस्ट जॉइंट का तो पता ही होगा आप लोगों को, ये रिस्ट जॉइंट को इन्वॉल्व करता है, और एक ये इन्वॉल्व करता है मेटाटार्सोफेलेंजियल जॉइंट को। मेटाटार्सोफेलेंजियल जॉइंट बच्चों आपके पास पैर में होता है, ठीक है, ये यहाँ पे होता है। अब मैं अपना पैर नहीं दिखा सकती आप लोगों को, ये देखें, ये मेटाटार्सल, जिस तरह कार्पल होता है आपके हाथ में, इस तरह मेटाटार्सल्स होते हैं आपके पाँव में। ये मेटाटार्सोफेलेंजियल जॉइंट होता है और यहाँ पे ये होता है, इसको यहाँ से कंफ्यूज ना करना, यहाँ पे नहीं होता, ये पीछे होता है। ठीक है, ये मेटाटार्सल और जहाँ से उंगलियां शुरू हो रही होती हैं यहाँ पे बनता है ये। तो ये मेटाटार्सोफेलेंजियल जॉइंट को इन्वॉल्व करता है। अब इन्वॉल्व करने का पैटर्न क्या रहता है, सिमेट्रिकल पैटर्न होता है। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल ये मेरे इस जॉइंट को, इस हाथ के राइट हैंड के मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट को इन्वॉल्व कर रहा है, तो एट द सेम टाइम मेरे लेफ्ट हैंड के भी मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट को इन्वॉल्व करेगा। यानी कि दोनों हाथों के सेम जॉइंट सेम टाइम पे इफेक्ट होंगे। इसको हम कहते हैं कि इसका सिमेट्रिकल पैटर्न है। ठीक है, और आप लोगों ने ये याद रखना कि ये स्मॉल जॉइंट्स को इफेक्ट करता है। ये छोटे छोटे जॉइंट है ना, स्मॉल जॉइंट क्या होते हैं, बिग जॉइंट क्या होते हैं। जो लार्ज जॉइंट होते हैं, जैसे आपका शोल्डर जॉइंट है, नी जॉइंट है, हिप जॉइंट है, ये लार्ज जॉइंट है। स्मॉल जॉइंट कौन से हैं, मेटाकार्पोफेलेंजियल, प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजियल, मेटाटार्सोफेलेंजियल, इस तरह के जॉइंट्स को इन्वॉल्व करता है। साथ में पेन भी होगा, ज़ाहिर है स्वेलिंग भी होगी, स्टिफनेस भी होगा। ओके, अब स्टिफनेस जो है ना, ये एक इंपॉर्टेंट क्लू है। मॉर्निंग स्टिफनेस, यानी कि जब बंदा सुबह उठता है ना तो वो कहता है कि मेरे जोड़ ना अकड़े हुए हैं। उठने के तकरीबन 1 घंटे तक या 1 घंटे से ज़्यादा उसको मॉर्निंग स्टिफनेस रहती है। अब ये पॉइंट क्यों इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि जब आप लोगों का सिनेरियो आएगा ना तो उस वक्त आपने रिमेटॉइड आर्थराइटिस भी पढ़ा हुआ होगा, ऑस्टियोआर्थराइटिस भी पढ़ा हुआ होगा, गाउट भी पढ़ा हुआ होगा। सो ये पॉइंट्स आपको डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करेंगे सिनेरियो में कि कौन सा यहाँ पे आप लोगों ने एमसीक्यू का ऑप्शन कौन सा लगाना है। सो यहाँ पे क्या रहता है, मॉर्निंग स्टिफनेस रहती है ग्रेटर देन 1 आवर और इंप्रूव होती है एक्टिविटी के साथ। वो बंदा कहता है कि जब मैं अपने रिस्ट को मूव करता हूँ, जब काम करता हूँ ना, तो आहिस्ता आहिस्ता ये स्टिफनेस खत्म हो जाती है, ठीक हो जाती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है उसके अंदर ऐसा नहीं होता। नंबर खत्म हो गई है। तूने वो कर लिया था रिकॉर्डिंग, चल रही ना, नहीं स्टार्ट कर। अच्छा इसको